अच्छा जी, तो अप्रेंटिसशिप इस तरह होती है, इस तरह आपके पास मैकेनिक है और आप लोगों ने ना छोटा रख लिया अपने पास, तो वो अप्रेंटिसशिप है, वो आपके साथ काम करेगा, सीखेगा चीज़ों को, ठीक है? तो अप्रेंटिसशिप कहलाती है। तो फील्ड ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। फील्ड ऑब्जर्वेशन जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फील्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर आप लोग जिस लोकेशन पे आपके वहाँ पे जाना होता है, वहाँ पहुँचते हैं आप लोग, ठीक है? लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ें डॉक्यूमेंट की जाती हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जिस तरह पीछे सारा मैं प्रोसेस बता के आया आप लोगों को। इसके अंदर जो बड़ी अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसको बेहतर करने के लिए आप लोग जो है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ताकि आप बाद में वो रिकॉर्डिंग देख के समझ सकें जी क्या हो रहा था, ठीक है? तो ये कहता है टेक्निक बहुत अच्छी है अगर आपने ऑपरेशनल प्रोसीजर देखने हैं, ठीक है? जो चीज़ें आप लोग वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनको आपने रिकॉर्ड कर लिया। कोई ऑपरेशन है, कोई प्रोसेस है, उसको आप लोगों ने उस तरह देखा। अप्रेंटिसशिप की बात करते हैं। अप्रेंटिसशिप में रिक्वायरमेंट इंजीनियर जो आप लोग हैं, आप लोगों ने क्या करना है, चीज़ों को सीखने के लिए और परफॉर्म करने के लिए तो आप लोग स्टेक होल्डर के साथ मिल जाते हैं, ठीक है? और स्टेक होल्डर के साथ बैठ के आप लोग अप्रेंटिस बन जाते हैं। जिस तरह के उसमें इनकरेज की जाती हैं क्वेश्चंस जो अनक्लियर हों, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस जो आपको समझ में आ रहे हैं, वो आप उनके साथ साथ पूछते जाते हैं, ताकि आपको डोमेन के बारे में एक्सपीरियंस होता जाए और आप सीखते हैं, समझते हैं उनके साथ मिल के बैठ के एक कमरे में। जिस तरह आपको मैं एडमिनिस्ट्रेशन कमरे में बिठा दूंगा जी, आज से अब यहाँ बैठेंगे, सारा काम मॉनिटर करेंगे, तो प्रोबेबली आप उसको बेहतर समझ सकेंगे लोग वहाँ का क्या काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है? वैसे ज़्यादातर ये प्रोसेस जो है अप्रेंटिसशिप वाला ये बेहतर होता है, जिसमें कंपनीज के लोग आके जो है वो आप लोगों से बैठ जाते हैं और सीखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ऑफिस का माहौल क्या है, ठीक है? इस तरह चीज़ें। तो कहते हैं जी इसमें हमारे पास एडवांटेज ये होता है जी कि एक इसमें बैलेंस प्रोड्यूस होता है, टिपिकल बैलेंस ऑफ पावर है, ठीक है? आप लोग देख रहे होते हैं जी कि चीज़ समझाई जा रही है आप लोगों को। Between the requirement engineer and the respective specialist is reversed because the stakeholder now adopt the role of the master. तो आप लोगों का जो बैलेंस होता है वो क्रिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन वो कहते हैं जिसमें आप लोगों का जो वो है ना रिस्पेक्टिव स्पेशलिस्ट और जो आप लोग रिक्वायरमेंट इंजीनियर के जो पावर है, बैलेंस ऑफ पावर है, वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है? बिकॉज द स्टेक होल्डर नाउ अडॉप्ट द रोल ऑफ मास्टर। तो आप स्टेक होल्डर हैं, आप मास्टर बन जाते हैं, सॉरी स्टेक होल्डर होते हैं वो मास्टर बन जाते हैं। दैट हैज अ नॉलेज द अप्रेंटिस इज जेट लैकिंग। तो उसमें मास्टर कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि आपको तो चीज के बारे में नहीं पता, आप तो हर चीज उसे पूछेंगे, ठीक है? तो आप उसके पास जाएंगे, सर ये बताएं ना, ये कैसे कर रहा है, ये कैसे चल रहा है, सर जी ये बताएं ना, ये भी ये तो बताएं कि ये क्या चीज है। तो ये अभी तो वो मास्टर होगा, लेकिन बाद में जब आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो तब आप मास्टर बन जाएंगे, क्योंकि आपने उसको उस रोल के अंदर इंगेज करवाना है, ठीक है? फिर वो उसमें शायद नाराज भी होगा, यार मैंने तो उसको इस तरह समझाया था, इसने फिर भी उल्टा बना के दे दिया है। तो हो सकता है कि आप जो बैलेंस ऑफ पावर है वो अभी तो उसके पास होगा, स्टेक होल्डर के पास, लेकिन जब आप इसको इम्प्लीमेंटेशन करने जाएंगे तब आप मास्टर बन जाएंगे, ठीक है? अप्रेंटिसशिप में ये चीज एक कॉन्सेप्ट दिया है कि इन्होंने कि आप उनके साथ मिल बैठ के सीखते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करके उनको कहते हैं कि आप इंगेज हो इस सिस्टम के साथ इस तरह। सपोर्ट टेक्निक्स आती हैं, माइंड मैपिंग आती है, वर्कशॉप्स आती हैं, सीआरसी कार्ड्स आते हैं। ये तीन चीजें हैं जी हमारे पास जो इलस्ट्रेशन में इस्तेमाल की जाती हैं, सपोर्टिव टेक्निक्स हैं। सपोर्टिव टेक्निक का मतलब है कि ये टेक्निक्स आप उनके साथ लगा सकते हैं। जो पीछे में टेक्निक्स पढ़ी, क्रिएटिव टेक्निक्स पढ़ी थी हमने, ये ऑब्जर्वेशन पढ़ी, इनके साथ आप ये सपोर्टिंग टेक्निक्स लगा सकते हैं। इनका कहीं पे भी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, इट डजेंट मैटर। ये कुछ चीज़ों को बेहतर समझने में हेल्प करती हैं, ठीक है? तो हेल्प क्या करती हैं ये, वीकनेसेस और पिटफॉल्स जो हैं उनको बैलेंस आउट करती हैं, ठीक है? पीछे भी अगर आपको याद हो, हमने सर्विस के बारे में, क्वेश्चनर्स के बारे में पढ़ा था, और उसमें हमने देखा था कि अगर उसमें कुछ चीज सवाल अगर हमारा रह गया, हमने नहीं पूछा, तो फिर हम लोगों के पीछे भागते फिरेंगे, भाई ये सवाल का जवाब दे दो, एक सवाल रह गया था इसका जवाब नहीं दिया आपने, तो फिर वो दोबारा लोग तंग होंगे। तो यहाँ पे जो वीकनेस है, पिटफॉल्स हैं, उनको ओवरकम करने के लिए फिर हम लोग सपोर्टिंग टेक्निक्स भी इस्तेमाल करते हैं।
पहले जी माइंड मैपिंग, graphical representation of the refined relationship and interdependencies between terms is created. ठीक है, तो जो भी टर्म्स हैं आप लोगों की, उनके बीच में आप लोग क्या कहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस डिफाइन कर देते हैं. ठीक है, माइंड मैपिंग इज ऑफन यूज्ड एज अ सपोर्टिंग टेक्निक फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग पैराडॉक्स. समझ आइए आप लोगों को, मतलब तस्वीर बना के चीजें दिखाई जाती हैं. यस सर. माइंड मैपिंग मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ और तुम क्या सोचते हो. यस सर. मतलब मैं आपसे कहता हूँ ना जी, सर ये स्क्रीन पे बना के बताते हैं ना आपको, लाइक स्क्रीन पे प्रोटोटाइप की शेप वगैरह ऐसे. नहीं, आइडियाज डिस्कस हो रहे हैं अभी. अभी तुम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना. कोई ओके. प्रोसेस हो गया कि तुम ये प्रोसेस कैसे करते हो, तो उसके बारे में कोई डायग्राम बना के दिखा दी जाए. हम्म. तो डिपेंडेंसीज और इंटरडिपेंडेंसीज देखी जाती हैं जी कि ये क्या बात कर रहा है. हाँ, तो उसको ड्रॉ करके दिखा दिया था माइंड मैपिंग, ताकि आप लोगों के माइंड जो है वो एक ही तरह की चीज को समझ सके, मैपिंग कर सकें. मैपिंग. क्या आप लोग क्या आप बोल रहे हैं और हम क्या समझ रहे हैं, तो जब जब वो ड्रॉ करेगा तो माइंड मैपिंग क्लियर हो जाएगी. ठीक है, यस. क्योंकि आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक और चीज भी. चौथा चैप्टर स्टार्ट है कि पांचवें चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. अच्छा, आगे आ रही है वर्कशॉप्स, जॉइंट मीटिंग्स, स्टेक होल्डर्स को बुला के बैठा लेंगे. यूजर इंटरफेसेस को डिफाइन किया जाता है वर्कशॉप्स के अंदर, और उनसे कहा जाता है आए मिल के बैठते हैं, इंटरफेस डिजाइन करते हैं, आप अपने आइडियाज दें, हम अपने आइडियाज देंगे, तो मिल के बैठ के बनाएंगे तो अच्छा लगेगा आपको भी और हमें भी. तो वो लोग भी कहेंगे चलो यार एक एक्टिविटी यार चल के करते हैं, अपने अपनी कंपनी का इंटरफेस डिजाइन करना है, तो लेट्स डू दैट. तो वो खुश हो जाते हैं. नेक्स्ट CRC कार्ड्स. तो मीटिंग्स की जाती हैं इंटरफेस. इंटरफेस डिजाइन कर रहे हैं हम, तो इसमें हमारे प्रोजेक्ट में कि लाइक कितने पेमेंट मिलेगी, क्योंकि अगर इतनी पेमेंट मिलेगी वो तो आगे डिवाइड हो जाएगी, तो हमें क्या बचेगा पीछे फिर. मीटिंग्स तो आप उनके साथ करेंगे ना, अपना क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर के साथ. यस सर. तो पैसे कहाँ से फॉर दीजिए. एग्जांपल हमने सर प्रोजेक्ट के हमने लाइक ऑलमोस्ट लाइक कितने मैक्सिमम कितने ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल 70,000 लिया हमने, और उसको हमने फर्दर अपने इतना जो तो आगे प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज छोटा है ना, उनको डिवाइड कर दिया है. प्रोजेक्ट छोटा है ना. ओके. आप 70,000 का प्रोजेक्ट उठा रहे हो तो वो तो इट्स नथिंग. ओके. 70,000 के प्रोजेक्ट के लिए आप जो है क्या कहते इंटरफेस है हैं. कंपनी का, वो लाइक कितने मिनिमम टू मैक्सिमम कितनी इसकी रेंज होती है. नहीं, वेल, रेंज तो डिफरेंट होती है, लेकिन मैं आपसे कह रहा था कि लेट्स अगर आपने एक कंपनी की वेबसाइट बनानी है, हाँ जी. ठीक है, वेबसाइट के ऊपर तो प्रोसेस नहीं लगते ना. ओके. हाँ, लेकिन अगर उसमें लॉग इन करना है और उसने उसके अंदर जाके कुछ काम करना है, लेट्स सपोज आपने अपना बायोडाटा देखना है, आपकी पे स्लिप्स आई हैं कि नहीं आई हैं, या आपने कोई एप्लीकेशन दी थी वो उसके अंदर है कि नहीं है. हाँ, अगर आपने ये चीज जैसे देखनी है तो फिर उसमें प्रोसेस आएगा ना, तो फिर वो सर, जैसे 70,000 हमारा का प्रोजेक्ट नहीं रह जाता. आधी पे हम प्रोग्रामर को दे देंगे, डिजाइनर उसको दे देंगे, इस तो तरह एक दो देखो तीन जहाँ पे आपका बंदा एंटर होता है, डिजाइनर, डेवलपर, टेस्टर, ये चीजें आती हैं, यस सर. प्रोडक्ट आता है, तो 70,000 रुपए नहीं होते उसके. उसके तकरीबन ओके. मिनिमम भी 7-10 लाख से कम की कहानी नहीं होगी. वो तो वो आपने देखो, अगर आपने 3 महीने रखना है, आप पहले तो अपने बंदों को मल्टीप्लाई कर लेना. 50,000 आपने एक बंदा रखा हुआ है, हाँ. और आपकी कंपनी सही में है. लगभग 6 के 7 बंदे हैं. चलो 6 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, 2.5 लाख रुपया एक महीने का. सही. तो अब आपके पास अगर 2 महीने में जाते हैं तो 5 लाख रुपए. ठीक है. सर सर ये ख्याली बात है, कौन पाकिस्तान में इतना कौन नहीं, करता है. ये ख्याली बातें नहीं, ये बिजनेस के की पॉइंट्स हैं. अगर आपने एक बिजनेस करना है और आपने एक प्रोजेक्ट पे काम करना है 2 महीने के अंदर, हाँ हाँ. तो आपने उनसे कहना है जी ये मेरी मैन पावर है, जिस पे ये मेरे पोर्टफोलियो होता है कंपनी का, ये मेरे पास डेवलपर बैठा हुआ है, इसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, इसने PHP .NET फलां फलां पे काम किया हुआ है, ये हमारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, ये वेबसाइट्स हमारी हैं, ये हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं 2, ये मेरे क्वालिटी वाले बंदे 2 बैठे हुए हैं, ये मेरे 2 डेवलपर बैठे हुए हैं, 6 बंदे हैं मेरे पास. ठीक है, इनको मैं बाय एवरेज मैं इनको
50,000 रुपए सबको मिला के, मतलब एवरेज 50,000 देता हूँ। सही। तो मैं अगर आपके साथ काम करूंगा तो 70,000 में कौन काम करके देगा तुम्हें? नहीं सर, एक मैं वेब प्राइवेट पूछ रहा था, भाई एक बिजनेस वेबसाइट, अच्छी कंपनी। वेबसाइट बनती है ना, उसमें भी 1.5 महीना लग जाता है। हाँ हाँ। क्वालिटी एश्योरेंस, अंग्रेजी सारी ग्रामर ठीक करने में, कलर्स ठीक करने में, फिर पैराग्राफ्स को सेट करने में, या उनकी जो ब्लॉक्स होते हैं उनको सेट करने में, ठीक है। यस। फिर ईमेल करवानी है, ईमेल्स के जो टेम्पलेट्स होते हैं वो सेट करा, ईमेल्स देखिए आपको आती हैं कंपनी की तरफ से। ईमेल यस सर, जो होती हैं। हाँ जी, उसमें टेम्पलेट सेट हुए होते यस। हैं। ठीक है, तो कोडिंग की जाती है बैक एंड में, बहुत कुछ होता है। तो वो तुम्हें क्या लगता है वो 17,000 में करके देगा? वो फिर तुम्हारी हाँ सर, बेवकूफी ये है तो कि कंपनी 17,000 का में। आपने कहा है ना, अगर मैं कंपनी मैनेज कर रहा हूँ, अगर अगर मैं प्राइवेट अपना कर रहा हूँ और मैंने 3-4 बंदे हायर किए हुए हैं, प्राइवेट में तो इतना आपको कोई नहीं देता पैसे। नहीं देता। मैं गया था एक बंदे से मिलने को, उसने अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोला था। उसने ना ये यूनिवर्सिटी के बच्चे ला के रखे होते अपने पास, डेवलपर वगैरह ना, उनको वो 10-10 12-12 हजार देता था। हाँ। उसके पास टीम थी कोई 6-7 लोगों की। 60,000 रुपये उसकी सही। तनख्वाह थी जो महीने की निकलती थी। और मेरे पास हाँ। 20,000 रुपये में उसने कमरा लिया हुआ था जहाँ पे वो सारे बैठते थे। सही। तो 70-80 हजार रुपये वो दे रहा था सारे काम के। और महीने में हर बंदे को टास्क, 3-3 4-4 डेवलपर रखे हुए थे, जैमरन शैमरन के ना। और प्रोजेक्ट उठा समझ। उठा के, जी ये बना दो, तुम ये बना दो, तुम ये बना दो, तुम ये बना दो। मतलब अन्नी डाली हुई थी। अन्नी डाली हुई थी उसने। हाँ, उसने और कोई प्रोडक्ट, उसने कोई अपने लिए छोटी मोटी गेम्स और इस तरह चीजें, कोई 100 से ऊपर उसके पास प्रोडक्ट पड़ा हुआ है जो उसने हाँ हाँ। ऑनलाइन डाला हुआ है अपनी तरफ से। सही हम्म। है। हम्म। इसमें फिर टाइम बहुत लगता है और आपका अपने लिए टाइम नहीं बचता फिर पीछे, हम्म। और ये भी बहुत कम होती है। हाँ, तो वो यही है ना, फिर उन लोगों की जो भागना आपका काम है, वो नहीं आ रहे, या वो काम नहीं कर रहे, या वो स्लो काम कर रहे हैं, वो आपकी हेडेक है सारी सारी, फिर करो बैठ के। एनीवे, सीआरसी पे आते हैं। क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेशन कहलाती है, ठीक है। सीआरसी सीआरसी टेक्निक है। कॉन्टेक्स्ट एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट की बात की थी ना हम लोगों ने, कि दूध यस सर। कहाँ से आता है आप लोगों का, तो जीपीएस की इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, एंड देयर रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज आर डिनोटेड ऑन इंडेक्स कार्ड्स। उसकी जो इंफॉर्मेशन उनको आप एक कार्ड बना के लोगों को पकड़ा दी जाती है, ठीक है। सीआरसी यस कार्ड सर। में हम लोग क्या करते हैं? सीआरसी कार्ड इस तरह होते हैं, सर मैं आप लोगों के पास आज क्लास में आऊं और मैं आप लोगों को कार्ड पकड़ा दूं कि जी आज हम लोग जो है ना वो क्या कहते हैं, पढ़ेंगे ये ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स। ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स के ना मैं तुम लोगों को उसमें लिख दूं एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। ये एक्टिव पैसिव लिख दूं, ठीक है। ये एक्टिव है, ये पैसिव है। फिर मैं लिख दूं जी इसके अंदर कि आपका डिससेटिस्फायर्स, डिससेटिस्फायर्स क्या होते हैं, सेटिस्फायर्स सबकॉन्शियस वाले, ठीक है, वर्ड्स लिख दूं। फील्ड ऑब्जर्वेशन एक वर्ड लिख दूं। अप्रेंटिसशिप लिख दूं, ठीक है। और सपोर्टिंग टेक्निक्स में माइंड मैपिंग लिख दूं, वर्कशॉप लिख दूं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग लिख दूं। तो बस फिर अब उस पर बात करेंगे हम लोग। तो सीआरसी इस तरह होता है। तो सीआरसी का मतलब ये कि जी कि हम लोग जब किसी कॉन्टेक्स्ट पे बात करते हैं उसको हम लोग क्लास बोलते हैं, ठीक है। कि ये यस सर। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे आज। तो उस टॉपिक के हम लोग एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, उसको इंडेक्स कार्ड पे लिख लेते हैं, और उसके उससे हम लोग रिक्वायरमेंट्स को फॉर्मुलेट किया जाता है, ठीक है। यस सर। लेट्स सपोज हम लोगों ने डिलीवरी करवानी है, हम्म। तो डिलीवरी के सीआरसी कार्ड्स बनाए जाएंगे, ठीक है। अब डिलीवरी के सीआरसी कार्ड्स में क्या होगा? सीआरसी में होगा टाइम, हाँ, लोकेशन, हम्म। मतलब आपने कितनी लोकेशन, कितनी किलोमीटर तक आप लोग डिलीवरी कर सकते हैं, ठीक है। किस टाइम से किस टाइम आप लोग ओपन होंगे, किस टाइम आप लोग ऑफ होंगे, कौन सा प्रोडक्ट आप लोग जो है वो डिलीवर करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट आप डिलीवर नहीं करेंगे। अब आइसक्रीम डिलीवर कर सकते हैं आप,
बहुत सही। वहां तो जाके वो मेरा शोरबा ही बन चुका होगा, उसका शरबत बना हुआ मिलेगा उन्हें। अनटिल अनलेस आपके पास वो फ्रीजिंग कार्ट हो। अब वो तो फिर वो रिक्वायरमेंट है कि जी वो आपके पास है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे वो रिक्वायरमेंट्स को फिर आप लोग इस एक क्लास के बारे में, डिलीवरी के बारे में एक क्लास के ऊपर बैठ के लोग डिस्कस करते हैं जिसमें क्या कुछ होगा। ठीक है, सेल्स की बात कर लेते हैं। हम्म, हाँ, सेल्स में आप लोग प्रोडक्ट सेल्स में क्या कुछ करते हैं, मार्केटिंग की बात कर लें, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसेस की बात कर लें। ठीक है, तो यस। सीआरसी कार्ड्स बना के उनको डिस्कस किया जाता है और उसके मुताबिक रिक्वायरमेंट्स बना ली जाती हैं। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मैंने पहले भी जिक्र किया आपको, ये सपोर्टिंग टेक्निक्स हैं। ठीक है, ये हेल्प करती हैं आप लोगों को। तो जहाँ पे आप लोगों के बजट वगैरह टाइट होते हैं, जहाँ पे लोग आपको बार बार अंदर बुला नहीं सकते अपने पास, सिस्टम क्रिटिकल होता है, वहां पे आप रिकॉर्डिंग करके जाते हैं ताकि गलती ना हो सके। हम्म? तो कहते हैं जी कि इसकी हम्म, डिसएडवांटेज होती है कि स्टेक होल्डर ऑफन फील सुपरवाइज्ड व्हेन दे आर बीइंग रिकॉर्डेड। हाँ, मतलब मैं आपको, तुम लोग क्लास में छलांगे मारे हो ना बंदरों की तरह, और मैं कैमरा ला के लगा दूं फिर तो समीज से बैठे होंगे सारे कि कैमरे में नजर आ रहा है जी। तो ये वही बात करे कि यहाँ पे सुपरवाइज जब एटीट्यूड आता है तो लोगों को लगता है जी कि हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है तो ज्यादा तमीज में बैठे, बातचीत वो करने में थोड़ा सा एहतियात करते हैं, तो लोग थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं बेसिकली। और कुछ कहो तो वो कहता है जी कि शायद वो कहें कि नहीं जी वीडियो शेड्यूल नहीं बनानी, कॉपरेट नहीं करेंगे हम आपसे, सॉरी। तो प्रॉब्लम्स भी आए इसके अंदर। ठीक है, तो पहले पूछ लेना चाहिए जी हम रिकॉर्डिंग करेंगे या आप लोग कैजुअल रहें, डजंट मैटर। मॉडलिंग एक्शन सीक्वेंस, यूज केस मॉडलिंग। मॉडलिंग आगे पढ़ेंगे हम लोग। मॉडलिंग इसमें डब्बे शब्बे बना के हम लोग तस्वीरें बना के दिखाते हैं जी कि एक यूजर है वो किन किन चीजों के साथ इंटरेक्ट करेगा और किन के साथ नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा यूजर है वो किस साथ करेगा। ठीक है, तो यूज केस मॉडलिंग की जाती है। तो मॉडलिंग में सिंपल डब्बे बना के लोगों को दिखा दिया था जी कि ये लोग हैं और ये इस तरह फंक्शंस को जो फंक्शनैलिटी और कोई प्रोसेस के साथ इंटरेक्शन करेंगे। तो कहते हैं यूज केस डॉक्यूमेंट द एक्सटर्नल व्यू ऑफ द सिस्टम। एक्सटर्नल व्यू है एक ओवरऑल होलिस्टिक व्यू दिखाता है आप लोगों को सिस्टम का। ठीक है, यूज केस एज अ ट्रिगर इवेंट्स, इसमें ट्रिगर इवेंट्स होते हैं विच ट्रिगर्स द यूज केस एंड द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, कि देखा जाता है जी कि क्या रिजल्ट होगा और जब यूजर इसके साथ कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो आपका यूज केस होता है इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये पता नहीं चलता कि पहले किसके साथ कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम इसको यूज केस के बारे में, उसके थोड़े से बैक ड्रॉज जो ड्रॉबैक्स हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि जिसमें क्या चीज में नजर आती है क्या चीज नजर नहीं आती। यूज केस, एवरी यूज केस इज अ फंक्शनलिटी दैट मस्ट बी सपोर्टेड बाय द सिस्टम टू बी डेवलप। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यूज केस मॉडलिंग जो छठे चैप्टर में यूज केस मॉडलिंग करेंगे तो उसमें हम आपको इस चीजों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो मॉडलिंग एक्शन सीक्वेंस, तो एक्शन सीक्वेंस यही है जी कि एक यूजर जो है वो किन चीजों से इंटरेक्ट करेगा सिस्टम की, वो दिखा दी जाती है। प्रोटाइपिंग, प्रोटाइप बना के दिखा दिए जाते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं लोगों को, स्टेक होल्डर्स को दिखाए जाते हैं जी ये चीज होगी। अब जो प्रोटाइप है उसमें मैंने आपको पहले बताया कि लेट्स सपोज अगर आपने सिर्फ इंटरफेस बनाना है तो आप उसको 2 या 3 किस्म के इंटरफेस दिखाएंगे कि जी ये हमारा आइडिया है, इस तरह का इंटरफेस बनाना चाहते हैं, इसमें आपको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करवा लें। अगर आपने वो कहते हैं नहीं जी आप ये एक रहन दें, आप हमारे से वर्कशॉप करें, हम इंटरफेस खुद डिजाइन करेंगे, तो फिर आप वर्कशॉप करें और इंटरफेस खुद डिजाइन करें बैठ के उनके साथ। ठीक है, तो हमने कुछ पढ़ी यस सपोर्टिंग सर। टेक्निक्स। सपोर्टिंग टेक्निक्स के बाद हम लोगों ने जो है वो पढ़ी आप लोगों की डॉक्यूमेंट सेंट्रिक टेक्निक्स पढ़ी, और उससे पहले हम लोगों ने क्रिएटिव टेक्निक्स पढ़ी। ठीक है, तो हमने देखा कि ओके सर। बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट के जी के सर्वे टेक्निक्स थी, क्रिएटिव टेक्निक्स थी, फिर इसके बाद आप लोगों के कौन सी थी, सर्वे, क्रिएटिव, फिर कौन सी थी, डॉक्यूमेंट सेंट्रिक, और आखिर में थी सपोर्टिंग। ऑब्जर्वेशन टेक्निक भी थी, वो उसका पार्ट ही है, सपोर्टिंग टेक्निक। ठीक है, तो ये चीजें मैं देखी कि ये टेक्निक्स वो हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हेल्प करती हैं रिक्वायरमेंट्स को इलिसिट करने में।
ठीक है। और हमने इससे पहले ये भी देखा कि हमारे पास काफी इन्फ्लुएंसेस होते हैं, रिस्क फैक्टर्स काफी होते हैं, ठीक है, जो हमने कंसिडर करने पड़ते हैं इलस्ट्रेशन टेक्निक्स के अंदर। हमने देखा कि इसमें सेटिस्फायर्स होते हैं, डिलाइटर्स होते हैं, लोग नाराज भी होते हैं, खुश भी होते हैं, तो उनसे किस तरह मिलना है, उनसे किस तरह बातचीत करनी है, चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चैप्टर वाज इम्पोर्टेंट। इसमें हम लोगों ने ऑब्लिगेशन एंड प्रिविलेजेस ऑफ द स्टेक होल्डर देखे हम लोगों ने, कि क्या प्रिविलेजेस होने चाहिए, कैसा होना चाहिए चीज़ों को, स्टेक होल्डर क्या होना चाहिए, स्टेक होल्डर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास क्या कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या कुछ उनके पास, उनको क्या किस चीज़ पे होल्ड होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। स्टेक होल्डर्स के बारे में हमने बात की थी, स्टेक होल्डर्स जो प्रोजेक्ट में क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजिंग स्टेक होल्डर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पीछे बात की थी कि इनके ग्रुप्स बना लिए जाते हैं। रिक्वायरमेंट सोर्सेज बात की हमने, स्टेक होल्डर्स रिक्वायरमेंट सोर्स होती है हमारी, एक डॉक्यूमेंट्स होती है और एक लेगेसी सिस्टम चल रहे होते हैं, वो उनको देख के हम कुछ बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के हम लोग कुछ समझ सकते हैं, या स्टेक होल्डर से पूछना पड़ता है हम लोगों को, तीन चीजें रिक्वायरमेंट्स को लिखने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन चैप्टर 3 पे now now chapter number 4 is documenting the requirements, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट करना है, वो तो हमने इलिसिट की रिक्वायरमेंट्स, अब हमने डॉक्यूमेंट बनाना है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर और बड़ी चीजें आती हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स के अलावा। तो वो अब आगे हम लोग डॉक्यूमेंट में देखते जाएंगे क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस करानी होती हैं और क्या क्या कुछ होना चाहिए इसके अंदर। बेसिकली तो ये IEEE स्टैंडर्ड्स, ISO स्टैंडर्ड्स आप लोगों को मिल जाएंगे, जो उनकी जनरल किस्म की रिक्वायरमेंट्स को इलिसिट करने में हेल्प करते हैं। वरना कुछ कंपनीज में अगर आप लोग जाएंगे तो उनका अपना प्रोप्राइटरी क्राइटेरिया होगा, जी हम इस तरह चैप्टर बनाते हैं या हम इस तरह इसको बाइंड बुक बनाते हैं, तो वो उनका अपना तरीका है। तो वो फिर आपको समझना पड़ेगा जी, वो हर चैप्टर के अंदर, हर डॉक्यूमेंट के पार्ट के अंदर वो क्या चीज लिखे हैं और उसका क्या मकसद है। मेरी बात हो रही थी, एक हमारा स्टूडेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मेरे से बात हुई तो मुझे कहने लगा कि सर मैं तो पहले जूनियर लेवल पे था, अब मैं तो सीनियर लेवल पे आ गया हूँ, तो हमें बहुत मसला है ये वर्जनिंग करने में। तो मैं लोगों से पूछ पूछ के ना सीख रहा हूँ वर्जनिंग किस तरह की जाती है और कॉन्फ़िगरेशंस कैसे की जाती हैं। तो मैंने उससे कहा, मैं कहा मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ ये चीज़ें। तो कहता है हमारी बारी तो हमें किसी ने बताया भी नहीं है, हमें तो पता ही नहीं था कि वर्जन भी कोई चीज़ होती है और वर्जन कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो मैंने कहा भाई तुम लोगों को नहीं बताया तो ये अलग बात है, हमने तो अब बच्चों को चीज़ पढ़ाई जाती है, बताया जाता है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है। तो कहता है सर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन जो बच्चे आ रहे हैं इनको बताएं कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है। तो मैंने कहा कि हाँ भाई बताया जाता है, पढ़ाया जाता है सारा कुछ, डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर सॉफ्टवेयर की कंपनी के अंदर डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। तो वो खैर आप ये भी कह सकते हैं कि बच्चा शायद वो थोड़ा सा कमजोर भी था, अंग्रेजी में माठा से माठा था, तो शायद इस वजह से वो इस बात को बैठा रो रहा था। लेकिन ये प्रॉब्लम्स कहता है जी अक्सर लोगों को आते हैं कंपनीज के अंदर, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स किस तरह लिखनी है, किस तरह करनी है, तो इसमें फलाना चीज़ क्या होती है, फलाना चीज़ क्या होती है, हमें नहीं पता होता। तो वो आप जो मैंने कहा जी हम तो बताते हैं जब बच्चों को कराया जाता है। कहते हैं जी ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने कहा ऐसा है कि मैं कभी तुम लोगों को बुलाऊंगा यूनिवर्सिटी के अंदर, तो जब क्लास चल रही होती है ना हमारी, तो उसमें तुम लोगों को बुलाऊंगा, तो उनको मिलवाऊंगा स्टूडेंट्स के साथ, ताकि आप उनके साथ अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि उनको पता चले कि जो जिस पढ़ाई जा रही है उसकी कोई वजह है, उसकी कोई औकात है उनकी लर्निंग फेजेस के अंदर। अदरवाइज तो बच्चे समझ रहे होते हैं पता नहीं ये क्यों पढ़ा रहा है, ये तो बस एवं ही है, इनको कौन पूछता है, ये कोई चीज़ है पढ़ने वाली। तो ये मार्केट में जो लोग बैठे हैं दे अंडरस्टैंड कि जी क्या चीज़ है और इसकी क्या वजह और ये क्यों पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको एक दूसरे तीसरे बंदे के मुंह से सुनेंगे तो शायद आप लोग बिलीव करें कि जी ये जो पढ़ाया जा रहा है इसकी वाकई मार्केट में कोई या फील्ड में कोई वर्थ है कि नहीं, ठीक है। तो अक्सर औकात लोग जो है वो दूसरों की बातों को सुन के ही कोई अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन जो पढ़ा रहा होता है उसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि ये पता नहीं क्यों पढ़ा रहा है, हमें हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, हमें तक नहीं पढ़ना, ये बेकार चीजें हमने क्यों पढ़नी है।
ठीक है, तो हमजा वगैरह आए हैं, चले गए? हमजा वगैरह आ गए हैं लगता है। हमजा Yes, sir. तो हमजा आ गए हैं। हाँ यस सर, इतनी प्यारी आवाज में बात है। यस सर, जब आए थे उस टाइम क्यों नहीं बोला तुमने तुम आ गए हो? सर जी मैं आया हुआ ही हूँ। हाँ ऐसे छुप के आए हो तुम, यहाँ से आगे पीछे कुर्सी वाके छुप के बैठ गए ना, बंदे को पता ना चले कि हमजा साहब आ गए हैं। मैंने अटेंडेंस लगाई थी इसलिए पूछ रहा हूँ। ओके सर। तो तुम रोते हो बैठ गए। और अटेंडेंस 2 लगानी है मैंने। एक कल कल की अटेंडेंस में मसला है कि वो रोशन आसिफ है मेरे ख्याल में, बेचारा वो कह रहा था जी के सर कल मैं यस सर। दूंगा, तो मैंने पूछा क्या वजह, तो बताया नहीं उसने क्या वजह। वजह बता दो क्यों नहीं आ रहे। सर वो दावत थी इसलिए। यार तुम्हारी तो दावतें, तुम क्या कोई नई शादीशुदा जोड़ा है तुम्हारा जो तुम्हारी इतनी दावतें चल रही हैं तुम्हारी हैं? मुझे खानदान वालों ने कभी तक नहीं पूछा, तुम्हारे खानदान वाले स्पेशल है, तुम्हें बुला बुला के दावतें दे रहे हैं भाई। सर आपका खानदान यहाँ पे होगा नहीं ना, हमारी सारी बरादरी यहीं पे है। चलो अच्छी बात है, मुबारक हो आपको। हमारा। तो फिर कल आप जा रहे हैं दावत पे? कल सर? हाँ कल। नहीं सर। कल नहीं है? सर वो जो कल गुजर गया उस दिन थी सर वो इसलिए किसी क्लास और ने मैसेज की थी। किया वो है किसी सर, और ने मैसेज किया था, वो कौन था? मैं वो भी देख और के होगा। बताऊं। यहाँ आप देखो जरा, तुम लोग कोई और होगा। सर ये अब्दुल रहीम है। हाँ अब्दुल अब्दुल रहमान है कि अब्दुल रहीम था, मुझे लगता है। रहीम है, रहीम है। इवनिंग सर मैं वो लैपटॉप का मैंने आपको कहा था। हाँ उस दिन लैपटॉप ठीक कराने जाना है, तो कल फिर हम क्लास नहीं लेंगे, फिर हम परसों क्लास लेंगे थर्सडे को, ठीक है अब्दुल रहीम? थैंक यू सर। लेकिन करवा लेना काम, ये ना हो सर तुम कहो जी मैं तो सर जा ही नहीं सका, मैं तो सोता रह गया। सर परसों किस टाइम है? परसों यही टाइम हमारा टाइम है, और क्या टाइम है? ठीक है, क्योंकि सर मेरी सुबह क्लास होती है ना ITS की। क्लास फ्री है उसका बता देना। यार जिस समय मैं क्लास लेता उस समय तुम्हारी कोई क्लास नहीं होती, तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। ठीक है सर, शाम के टाइम इस टाइम पे कोई मसला नहीं। अच्छा अटेंडेंस लगवा देते हैं। रोशन आसिफ आए हैं? फ्रेंड्स सर। एक सेकंड में तुम लोग शेयर करो ताकि तुम लोगों को नजर भी आ जाए ना, फिर तुम लोग चीखें मारते हो मेरी एब्सेंट लग गई है। अच्छा जी, रोशन आसिफ आए हैं और फायज आए हैं, साकिब सदीक आए हैं। यस सर। यस सर। अल्लाह देता तो जो है हो गए। अल्लाह तो निकल गया, छोड़ो। हमजा रजाक, हमजा रजाक, ये क्यों नहीं आ रहा? मोहम्मद हमजा, यस सर। अहमद अली, सर मेरे पीछे एब्सेंट क्यों है सर? प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा की एब्सेंट क्यों है? तुम नहीं आए होगे ना? सर मैं आया था, वो मेरा माइक का मसला था, मुझे निकाल दिया था क्लास। हाँ तो ठीक है ना, मैं तुम्हें कहता माइक ठीक करा के आना। सर जी एक तो प्रेजेंट लगा दी सर। हाँ, लगा दिए। अशर, ठीक है। मोहम्मद अशर, अब्दुल रहीम, प्रेजेंट सर। अब्दुल रहीम के बाद आमिर नवाज, ये तो लड़के नहीं आ रहा। फरुख, फरुख रजा तसव्वर, मोहम्मद जहाद अली, अब्दुल रहमान, प्रेजेंट सर। हमजा अशरफ, उमर इकबाल, प्रेजेंट सर। उमर इकबाल। सर हमजा अशरफ। हमजा अशरफ प्रेजेंट सर। हमजा अशरफ कहाँ से आ गया? सर इधर ही है सर। हमजा अशरफ की तो अटेंडेंस हो गई है, जी सर। तो एब्सेंट लग गई ना तुम्हारी। सर किधर है हमजा अशरफ? हमजा अशरफ तो है ही नहीं मेरे पास। सर सर जिहाद का भी मैसेज आया हुआ है। जहाज का मैसेज क्या ईमेल आई हुई है क्या? चैट में आया हुआ है। हाँ सर हमजा अशरफ प्रेजेंट।
हमजा अशरफ प्रेजेंट है ना, लगा तो दिया हमजा अशरफ की प्रेजेंट, लगा तो दिए। यस सर। उमर इकबाल आया है? नहीं सर, उमर इकबाल नहीं है उमर इकबाल नहीं है। सर। इसने टास्क भी नहीं किया दोनों को ही। दोनों के, मैंने तो कोई भी टास्क नहीं किया इसने। यस सर, वो कोई भी नहीं किया। सर मैं पता करता उससे सर। मेरे पास बच्चे 11 दिखा रहा है अटेंडेंस में, 8 आ रहे हैं, चक्कर क्या है? सर मेरे टास्क नहीं किया। सर जहाद है ना सर एक। ये जिहाद प्रेजेंट है, जिहाद। टास्क की बात नहीं हो रही, बात हो रही थी सर ये जिहाद प्रेजेंट है। जहाद प्रेजेंट है। तो यार हम एक यस आप है ना, 10 रह गए ना पीछे से। एक जहाद याद हो है गया। कहाँ? जहाद कहाँ प्रेजेंट है? जहाद एब्सेंट था। सर मैसेज कर रहा है ग्रुप में भी, इधर भी। कितने मैसेज कर रहा है ग्रुप में? कौन से ग्रुप में मैसेज कर रहा है? ग्रुप इधर में ही मैसेज जूम में किया, आया हुआ नीचे मैसेज इसका। चैट पे भी क्या कह रहा मैं प्रेजेंट हूँ। है? अच्छा ठीक है, ऐसे को ठीक है यार, प्रेजेंट है, प्रेजेंट लगा दिए। तो ये तो 9 आ रहे हैं यहाँ पे, बच्चे 11 आ रहे हैं कि चक्कर क्या है? सर देख लेते हैं। एक तो मैं हूं ना, एक और कौन? एक बंदा रह गया। सर ये अशर ही प्रेजेंट है। अशर आया हुआ है, मोहम्मद अशर। किधर है? सर आपको 2 दफा काउंट कर रहे हैं, एक प्रेजेंट है पर सोए हुए। सोए हो तो सोए, कौन को सोने दो ना फिर। ये हमजा भी उस दिन सो गया था तो उसके बेचारे की एब्सेंट लगी, तो अब हमजा को खुश, तुम्हें लगता है हमजा को खुशी होगी कि उसकी मैं एब्सेंट लगा, प्रेजेंट लगा दूंगा? सर वो ये हुआ था कि सर मैं पूरी रात सोया नहीं था, तो बाकी सो गया था। जी जी मुझे पता है, तभी तो मैंने कहा था जब माइक तुम्हारा ऑन हो जाए तब बात कर लेना, तब तुमने जहमत नहीं की ना। तुम्हें पता था मैं तुम माइक ऑन करोगे तो मैं गप लगाऊंगा, फिर तुम्हारी नींद खराब होगी। तुमने कहा जी छोड़ो जी, बस ठीक है जाने दो है। यस सर यही बात होगी। जी जी ऐसी ही बात होगी, तो बस ठीक है। तो वो भी जो है अशर भी है, वो भी हमें लॉग इन करके सो गए हैं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ बेचारे का यार। अच्छा वीक वन है सही। हाँ जैसे वो डब्ल्यू लिखा है वैसे लग रहा था जैसे वर्ल्ड वॉर 1 2 3 लिखा है। मैंने कहा उसमें 2 डब्ल्यू आते हैं तो एक लिखा है, मतलब ये वीक लिखा हुआ है। वीक जी जी 1 वीक। आहो ठीक है। तो इसको यहाँ सेव करते हैं। प्रोजेक्ट के आप लोगों के मार्क्स लगा दिए थे मैंने रिजल्ट में, ठीक है। ये आप लोगों के मार्क्स अभी बन रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट में मार्क्स कम किए गए। ये -4 किसके हैं? ये -4 हैं हमजा अशरफ के, इसने काम नहीं सही किया। है। किधर आ रहे हैं? ये लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, किधर गया? ये लिखा हुआ ऊपर आ रहा है। ये टास्क 1 के माइनस हुए मार्क्स, अलाइनमेंट। ये मार्क्स, ये असाइनमेंट, ये वीक 2 के टास्क 2 के मार्क्स कम हुए हैं। ये यहाँ पे लिखे थे मैंने। मेरे कितने कम हुए हैं सर? मेरे कौन है? हमजा। हाँ? हमजा, शेख हमजा है सर सारी। शेख हमजा, कौन है हमजा? मोहम्मद हमजा, ये है ना 11801। अब्दुल यस रहीम आपका सर। ये पासवर्ड, आपका लॉग रोल नंबर क्या है? 11869। और ये उमर सत्ती का तो ये तो है ही नहीं। इसमें वो लड़का है इसके अंदर? नहीं है, वो निकाल दिया मैंने। कौन सा सर? रोशन है, वो अपना आला देता एडी 1 2 यस सर। सर कुछ नहीं पता, देखते हैं। हाँ ठीक है, वो आया था शुरू में, उसने अटेंडेंस भी लगाई थी, याद है? वो किसी को गायब हो गया। यस सर। तो इसमें हमारे पास उमर और ये उमर सत्ती, उमर इकबाल आया था कि नहीं आया कभी भी? सर एक बार क्लास में आया था, उसके बाद नहीं आया। हम्म खैर ये 12 बच्चे हैं, उमर इकबाल का भी इंतजार कर लेते हैं।
मगर मैं एक बार टच में रहता है कि मैंने टास्क नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, फिर पूछा था मैंने दूसरा टास्क करना है या नहीं, उसका रिप्लाई नहीं आया उसका। फिर क्या तुम लोग सामने मार्क्स लगाए मैंने, अब तुम लोग मैं क्या कहूँ मतलब। हमजा तुम्हारे 27.2 है, 1.3 माइनस हुआ है तुम्हारा। अभी तुम लोग के अटेंडेंस के मार्क्स में अच्छा जी करूंगा, अटेंडेंस के मार्क्स तुम लोग के लगाए नहीं मैंने, अटेंडेंस के मार्क्स अलग कम करने हैं। सेकंड पहले वीक के लगे ना, सर इतने क्यों काट गए सर मार्क्स? पहले वीक के लगे हुए, दूसरे वीक के नहीं लगे, दूसरे वीक के मार्क्स कम करूंगा ना फिर इसमें मेरा 0.3 सर वही में मेरे सर पहले वीक के लगे हैं, दूसरे वीक के नहीं लगे हुए। सर मेरा जो माइनस 0.3 हुआ ना उसलिए हुआ मैं सर, अब मैंने एक वीक एब्सेंट हुआ, रोशन मैं आसिफ 3 आ में जाए, से। रोशन आसिफ आए हैं। यस सर। सर जी रोशन 1.4 आसिफ यस का सर। थी मेरे सर। अटेंडेंस के मार्क्स नहीं गिरे ना रोशन आसिफ के, क्योंकि वो बेचारा हमेशा सर आते जी हैं। कौन बच्चा है? हाँ सर मेरे आपने 2 दफा माइनस कर दिया सर, एक वीक में एब्सेंट हुआ मैं सर, बेटा, पहले हुए थे आपने दोबारा कर दिया। नहीं जी, दूसरे वीक के। देख लेना 1.4 कर दिया ना आपने सर, एक दफा काटना सर, 2 दफा काट रहे। ये जो थे ना तुम्हारे, इसमें तुम सेकंड टेन्योर में गायब हो गए थे वीक 1 में। सिर्फ एक उस वीक 1 में तो मैं पूरा रहा हूँ सर, पूरे रहे हो? वीक 1 में तो पूरा था सर। अच्छा, तो फिर तुम्हारे मार्क्स पहले क्यों कटे गए? देख ले सर, ठीक है कटे जाए तो मैं क्या कहता हूँ, बस मेरा चौका आना चाहिए सर। चौका आएगा भी तो कुछ असाइनमेंट्स के मार्क्स लगने हैं, चौके ही चौके हैं, मैं तो कहता हूँ सारे ही चौके हैं, 12 चौके आ रहे हैं भाई, सर अभी तो सारे इसे चौके हैं, भी 1.7 वापस करेंगे। अभी सारे A1 में हैं, और क्या चाहिए। अभी है 97 ना से सर, अभी हुआ 80% क्या? मार्क्स तुम लोग के यार। अभी तो देखते हैं तुम लोग क्या करते हो ना। अभी थोड़ी देर ब्रेक लेंगे, 5 बजे तो वैसे भी असर है ना। यस। हाँ 5 बजे खत्म करेंगे, ठीक है। 2.5 से 5, 2.5 घंटे क्लास आज लेंगे, और 2.5-3 घंटे क्लास कल परसों लेंगे थर्सडे को, ठीक है। कल तो फिर 1 घंटे क्लास बचेगी ना? कौन सी? सही है सर। वापस आओ जी, वापस आ जाओ। हमारे पास टाइम कम है और हमने ये चौथा चैप्टर स्टार्ट करना है। सर अभी वापस आना साथ ही। हाँ तो अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं ना, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारे पास, हमें डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। 4.1, 4.2, 4.3 तक तो पढ़ेंगे ना, ओके। ठीक है सर। ठीक है। तो टास्क 3 का बता दें। सॉरी, टास्क 3 का बता दें सर। टास्क थ्री में भी काम टाइम है, थर्सडे को बताऊंगा, ओके सर। सर क्योंकि असाइनमेंट उसमें भी टोटल कितने टास्क हैं? 5-6 होंगे, 5 तक कितने क्या टास्क टोटल कितने हैं ये वाले प्रोजेक्ट के? फिल वक्त 6 है, लेकिन उनको पता नहीं 7 भी हो जाए। ओके। अच्छा सर, सर फिल वक्त 6 असाइनमेंट्स का क्या टास्क। करना है? हाँ असाइनमेंट्स असाइनमेंट दे दूंगा, तुम लोग असाइनमेंट्स कर लोगे, क्या हो गया। टाइम कितना रहेगा सर पीछे? ओहो कर लोगे तुम लोग, क्या हो गया। सर सर जी जी। सर भूख लगी है, खाना खाऊं? ये तुम्हें 3:45 कौन सी भूख लगती है भाई? सर सर एक्चुअली 4 बजे दोबारा नाश्ता ज्वाइन करते हैं सर। नाश्ता जल्दी कर लिया था तो अभी बहुत सख्त भूख लग रही है। सर मैंने तो अभी नाश्ता भी नहीं किया। तो मैंने देख भी लेना नाश्ता नहीं किया, मैंने सिर्फ एक कप चाय पी अभी बैठ के तुम लोगों के साथ, और सर है ना, आपको भी खाना खिलाते हैं। सही बात है, सर खाना मैंने सिर्फ खाते हैं। पानी पीने गिलास। सर जी 15 मिनट की ब्रेक थे, 4 बजे भी ज्वाइन करते हैं सर। मैं कहता हूँ अगले 6 हफ्ते हैं तो ऐसा करते हैं, जो 3 हफ्ते रह गए उसमें किसी के घर जाके ना 2 दिन क्लासें लगाते हैं, घर बैठ के सारों को बुला के खाना सर डन हो गया बारबेक्यू। सर स्टार्ट आप से लेते हैं। पढ़ाई नहीं होनी, फिर बारबेक्यू ही होना है फिर।